इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हिंदी में हम लोग स्टैटिक को स्थैतिक और डायनेमिक को प्रायोगिक अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। यहाँ पर जो स्थैतिक और प्रायोगिक शब्दों का प्रयोग हम अर्थशास्त्र में करते हैं, तो स्टैटिक का अर्थ स्थिरता से होता है, अर्थात एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा हो, और डायनेमिक का अर्थ परिवर्तन से होता है जिसमें परिवर्तन हो रहा हो। ये दोनों शब्द अर्थशास्त्र में हमने भौतिक विज्ञान से लिया है, सामान्य रूप में फिजिक्स से, और जहाँ पर स्टैटिक का अर्थ ए पोजीशन ऑफ रेस्ट या कंप्लीट रेस्ट एक ऐसी स्थिति से होता है जो पूर्णतः विश्राम की स्थिति है। और विश्राम की स्थिति का अर्थ ये है जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है या किसी तरह का कोई मूवमेंट या गति नहीं है। तो एक तरह से भौतिक विज्ञानों में स्थैतिक या स्टैटिक शब्द को हम लोग इस रूप में प्रयुक्त करते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है और यह एक तरह से विश्राम की स्थिति है। लेकिन अर्थशास्त्र में स्टैटिक को हम इस रूप में नहीं लेते हैं और अर्थशास्त्र में इसका अर्थ इससे भिन्न है। अर्थशास्त्र में स्टैटिक या स्थैतिक शब्द का जहाँ हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर हम स्थैतिक स्थिति में हमारे अर्थशास्त्र में गति होती है, अर्थात अर्थशास्त्र में स्थैतिक स्थिति गतिहीनता की स्थिति नहीं है, मतलब गति या मूवमेंट के अनुपस्थिति की को नहीं दर्शाता, बल्कि उसमें मूवमेंट होता है और ये मूवमेंट एक निश्चित होता है, रेगुलर या नियमित क्रम में होता है और एक तरह से इस रूप में होता है जो स्पष्टतः जिसके बारे में एकदम सही आकलन लगाया जा सकता हो। तो इस रूप में जो परिवर्तन होता, जो स्थिति होती है, जिस तरह का मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, सर्टेन होता है, रेगुलर होता है और एक तरह से कांस्टेंट होता है, स्थिर सा होता है। तो मूवमेंट होता है, लेकिन इस मूवमेंट में या इस मूवमेंट के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जैसी स्थिति पहले रहती थी वो यथावत वैसी बनी रहती है, लेकिन आर्थिक क्रियाओं में मूवमेंट या गति होती है। और ऐसी स्थिति को हम लोग अर्थशास्त्र में स्थैतिक स्थिति या स्टैटिक स्थिति कहते हैं। और इस तरह के सारे विश्लेषणों को अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी उनको हम स्थैतिक अर्थशास्त्र का विषय कहते हैं। और स्थैतिक अर्थशास्त्र में मूलतः इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं कि स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इस परिवर्तन न होने का ये अर्थ कदापि नहीं है कि आर्थिक क्रियाओं में कोई गतिशीलता नहीं है या कोई मूवमेंट नहीं है, बल्कि उसमें मूवमेंट होता है। लेकिन उस मूवमेंट का जो नेट इफेक्ट होता है, जो निवल या शुद्ध प्रभाव होता है, वो ये होता है कि स्थितियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। और ऐसा इसलिए होगा कि जो कुछ भी क्रिया अंतर क्रिया होती है उसका जो शुद्ध प्रभाव है वो शून्य होता है और स्थितियां यथावत पूर्ववत बनी रहती हैं। तो इस रूप में यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स, मैं आपको बता दूं कि ये सारी परिभाषाएं जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं और वहाँ से आप डिटेल देख लेंगे। हम उनको संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं।
अब एक और बात यहाँ स्पष्ट होती है कि यदि किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता इस स्थिति में, तो ऐसा कब संभव हो सकता है। और वैसी स्थिति में हम इसको समय से संबद्ध करते हैं, और समय से इस रूप में संबद्ध करते हैं कि एक होता है एक निश्चित समय, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं, एक निश्चित समय बिंदु, या अगर ये एक निश्चित पीरियड अवधि है तो ये भी एक निश्चित अवधि है। तो जब हम किसी निश्चित अवधि या निश्चित समय बिंदु के संदर्भ में दो चरों का अध्ययन करते हैं और उनके फलनात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो वैसी स्थिति में जब समय निश्चित होता है तो एक निश्चित अवधि में, निश्चित समय अवधि में या निश्चित समय बिंदु पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जो स्थितियां जैसे हैं वैसी बनी रहती हैं, और इस रूप में स्टैटिक या स्थैतिक को हम समझाने के लिए ये इस रूप में बताते हैं कि स्थैतिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो चर हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं वे सभी चर एक ही समय बिंदु या एक ही समय अवधि से संबंधित होते हैं। और क्योंकि सभी चर एक ही समय से संबंधित होते हैं, इस नाते किसी निश्चित समय में परिवर्तन होता नहीं, और इसलिए जो जिन चरों का हम अध्ययन करते हैं या उनके जो एक दूसरे पर फलनात्मक प्रभाव होते हैं वो भी स्थिर रहते हैं। तो एक तरह से ये एक ऐसा अध्ययन है या अर्थशास्त्र के ऐसे भाग हैं जिनमें हम समय का ध्यान नहीं रखते, और जिसका ये अर्थ होता है कि सभी चर एक ही समय बिंदु से जब संबंधित होते हैं तो ऐसे अध्ययन को हम लोग जो है स्थैतिक कहते हैं, और इस स्थैतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात को एक जे.आर. हिक्स ने जो जोर दिया इस समय बिंदुओं पर या एक निश्चित समय अवधि पर, और उन्होंने कहा कि वी कॉल दोज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज स्टैटिक्स, अर्थशास्त्र के उन भागों को हम स्थैतिक कह सकते हैं या कहते हैं वेयर वी डू नॉट ट्रबल अबाउट डेटिंग, अर्थात जहाँ पर हम समय का ध्यान नहीं रखते हैं, और जिसका अर्थ ये होता है कि सारे चर एक ही समय बिंदु से संबंधित होते हैं। और उसी रूप में ये भी कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक शुम्पीटर हैं, इनकी परिभाषा भी वहाँ लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो ये है कि इकोनॉमिक स्टैटिक्स इज ए मेथड ऑफ डीलिंग विद इकोनॉमिक फेनोमेना दैट ट्राई टू एस्टेब्लिश relation between elements of economic system, all of which refers to the same point of time। यहाँ भी वही कह रहा है कि जो स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसमें हम अर्थशास्त्र की उन घटनाओं या उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जिनमें जितने भी वेरिएबल हैं वे सभी एक ही समय बिंदु से संबंधित होते हैं। और इस रूप में ऐसी किसी भी ऐसे अध्ययन को जिसमें विभिन्न चर एक ही समय बिंदु से संबंधित हों, एक ही निश्चित समय से संबंधित हों, उन अध्ययनों को हम अर्थशास्त्र में स्थैतिक अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। यहाँ एक बात हम और ध्यान दिला दें कि जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में जो मूवमेंट है वो रेगुलर होता है, सर्टेन होता है, कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट होता है, और वैसी स्थिति में सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो अनएक्सपेक्टेड हो। और इस रूप में कहा जाता है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में जो कुछ होता है वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, सब कुछ एक्सपेक्टेड होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अनुमान लगाते हैं, उन परिस्थितियों में जब सब कुछ चीज़ें निश्चित हैं, दी हुई हैं, जिनमें किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस तरह से कोई एकाएक तीव्र परिवर्तन कमी या बेसी, या जिसको हम कहते हैं विंडफॉल चेंजेस नहीं होते, फ्लक्चुएशंस नहीं होते, एकाएक कोई परिवर्तन नहीं होता, न तीव्र परिवर्तन होता है, और इस तरह से कोई अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ नहीं होती है। जो कुछ होती है, जो भी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो प्रत्याशित होती हैं। तो इस रूप में भी हम इसको
जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स है उसको हम कह सकते हैं। तो मूल रूप से स्टैटिक इकोनॉमिक्स या स्थैतिक अर्थशास्त्र के उन भागों को या अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों को, अध्ययनों को हम कहेंगे जहाँ पर सारे चर जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं वो एक ही समय बिंदु या एक ही समय से संबंधित होंगे और इनके जो फलनात्मक संबंध हैं वो इस प्रकार से होंगे कि उस जो उनके परिणाम हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय स्थितियां रहेंगी और ऐसी स्थितियों को हम लोग जो है वो स्थैतिक स्थिति के नाम से जानते हैं। एक अर्थशास्त्री जे.बी. क्लार्क जिन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया और सरलतम रूप में हम इसको ऐसे समझ लें, और उन्होंने कहा कि ऐसी ये चीज़ें होती हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र में। क्या होता है? उन्होंने कहा था कि नो चेंज इन द पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन, जनसंख्या की मात्रा में और जनसंख्या की संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं अगर हो रहा हो, और अगर पूंजी की मात्रा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा हो, अगर उत्पादन की टेक्नोलॉजी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, और अगर औद्योगिक इकाइयों के कार्यशीलता में, उनकी कार्य प्रणाली में और उनके ऑर्गेनाइजेशनल जो इफिशिएंसी है, जो संगठनात्मक जो क्षमता है, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, और जनता के आदतों में, उनके प्रेफरेंसेज में, उनके टेस्टेज में और उनके फैशन आदि में किसी तरह का कोई परिवर्तन यदि नहीं हो रहा हो, तो ऐसे स्थितियों को हम कह सकते हैं कि ये स्थैतिक अर्थशास्त्र के विषय हैं। तो इस रूप में हम जो स्थैतिक अर्थशास्त्र की स्थिति है उसे हम सामान्य रूप में इस रूप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। और सामान्य तौर पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र की जो क्लासिकल विचारधारा है उसमें अधिकांशतः उनके सारे सिद्धांत जो हैं वो, अधिकांश सिद्धांत जो हैं वो स्थैतिक अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, जिनमें हम चरों को या जब हम किसी विशिष्ट चर या एक दो चरों का अध्ययन करते हैं तो उनसे संबंधित जो अन्य तमाम वेरिएबल्स होते हैं उनको दिया हुआ मान के चलते हैं और कहते हैं अन्य बातें समान रहें। तो इसका मतलब है कि कहीं पर कोई परिवर्तन यदि नहीं हो रहा हो तो ऐसा होगा। तो इस रूप में सबसे सरल उदाहरण जो है वो कहा जा सकता है कि जो मांग और मूल्य का सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत है मूल्य का, वो उसमें हम किसी निश्चित समय बिंदु पर, किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु के मांग और पूर्ति और मूल्य के संबंध में जो परिणाम हैं वो ज्ञात करते हैं, और वैसी स्थिति में जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी। अर्थात किसी निश्चित समय पर जो मांग और जो पूर्ति की स्थिति है उनके संतुलन के आधार पर एक मूल्य निर्धारित होगा, या यदि मूल्य है तो किसी निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मांग और एक निश्चित पूर्ति की स्थितियां होगी, उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये विश्लेषण जो है वो क्योंकि किसी निश्चित समय से संबंधित है, इस नाते हम कह सकते हैं कि ये समय विहीन अवधारणा है, ये टाइमलेस कंसेप्ट है या टाइमलेस एनालिसिस है, और ये एक ऐसी स्थिति है जो अपरिवर्तनीयता को प्रदर्शित करती है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम दूसरे इसके पक्ष पर आ रहे हैं और वो है डायनामिक इकोनॉमिक्स। डायनामिक इकोनॉमिक्स अगर एक शब्द में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये अर्थशास्त्र की वो शाखा है जहाँ पर हम परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, चेंजेज का अध्ययन करते हैं। तो और ऐसे सारे विषयों को अर्थशास्त्र में जहाँ पर हम परिवर्तन का अध्ययन करते हैं उनको हम प्रायोगिक अर्थशास्त्र के रूप में जानते हैं। अगर यहाँ मैं, और जाहिर है कि जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन समय के साथ होता है। जब समय आएगा तब तो समय अवधि में एक कहीं परिवर्तन होगा, और अगर किसी एक चर में परिवर्तन होता है और यह किसी दूसरे चर को प्रभावित करता है तो दूसरे चर में भी परिवर्तित होगा। और यदि एक चर या अनेक चर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हों, अर्थात उनके बीच फंक्शनल रिलेशन हो, एक के परिवर्तित होने से दूसरा परिवर्तित होता हो, और यदि जैसा हमने पीछे देखा यदि सभी चर एक ही समय बिंदु के हों तो परिवर्तन वहाँ संभव नहीं है। लेकिन अब सभी चर अगर अलग अलग समय बिंदुओं के संबंधित हों और उनके एक दूसरे पर प्रभाव पड़ते हों
तो वैसी स्थिति में जहाँ कहीं भी एक चर में एक परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव दूसरे पर, तीसरे पर ऐसे आएंगे और आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थितियों को हम लोग कहते हैं कि वो प्रावैगिक प्रणाली है। प्रावैगिक अर्थशास्त्र का विषय ऐसे होंगे जहाँ पर परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के लिए क्योंकि समय अत्यावश्यक है, इसलिए कहा गया कि प्रावैगिक स्थिति को हम समय की दृष्टि से भी परिभाषित कर सकते हैं। और अगर हम J.R. हिक्स को यहाँ फिर कोट करें तो जैसे उन्होंने ये कहा था कि वी कॉल दोज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज स्टैटिक्स वेयर वी डू नॉट ट्रबल अबाउट डेटिंग, जहाँ हम तिथियों का या समय का ध्यान नहीं रखते। वहीं उन्होंने ये कहा एंड डायनेमिक्स वेयर एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड, और प्रावैगिक अर्थशास्त्र हम उन अर्थशास्त्र के उन भागों को कहते हैं जहाँ पर जिस भी मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, जो भी वेरिएबल की मात्रा है, वे सब जो है वो एवरी क्वांटिटी मस्ट बी डेटेड, अर्थात सभी क्वांटिटी या सभी चर जो हैं समयों से संबंधित हों, और समय से संबंधित होने का मतलब है, मस्ट बी डेटेड का मतलब है कि वे अलग अलग समयों से संबंधित हों। अगर एक चर इस वर्ष का है तो दूसरा चर अगले वर्ष का होगा या पिछले वर्ष का होगा, और अगर इनके बीच इस तरह का कोरिलेशन हो, संबंध हो कि एक चर के बदलने से दूसरा चर बदले, तो समय के आने के कारण, जिसको हम कहते हैं कि टाइम लैग यहाँ होगा, समय अंतराल होगा विभिन्न चरों के मध्य, और वे चर एक दूसरे को निर्धारित करते होंगे, फंक्शनल रिलेशन होंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि फंक्शनल रिलेशन हो और यदि चर विभिन्न समयों से संबंधित हों, तो ऐसी स्थिति में समय के साथ चरों में परिवर्तन होगा, और इन परिवर्तन का दूसरे चरों पर प्रभाव पड़ेगा, और जिनका असर ये होगा कि जिस किसी भी आर्थिक समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ परिवर्तन संभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है वो एक समय से संबंधित अवधारणा है, जहाँ पर विभिन्न आर्थिक चर जो होते हैं वो अलग अलग समयों से संबंधित होते हैं और उनके बीच में परस्पर संबंध होता है, और जब ऐसा होता है तभी परिवर्तन संभव होता है। तो जो भी डायनेमिक्स की या डायनेमिक इकोनॉमिक्स की परिभाषाएं हैं वो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक्स को परिभाषित करती हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारी परिभाषाएं हमने लिखी हैं, और यहाँ हम केवल उनको व्याख्या कर दे रहे हैं ताकि वे आपकी समझ में आ जाएं और डायनेमिक्स को आप अच्छी तरह से समझ लें। अगर एक हैरेट को मैं यहाँ कोट करूँ, रॉय एफ हैरेट, जो विद्यार्थी अभी प्रारंभिक कक्षाओं में हैं, जैसे BA1 या BCom 1 में हैं और जो स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ते हैं, या जो इससे भी नीचे की कक्षाओं में हैं, तो उन्हें न तो डायनेमिक्स के ग्रोथ के मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, न तो ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र के पढ़ाए जाते हैं। वैसी स्थिति में उनको सरलतम रूप में इसे समझेंगे, और जो थोड़ा एडवांस रूप में इसे जान सकते हैं उसको हम वहाँ से उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो हैरेट, जिनका एक मॉडल है आर्थिक विकास का भी, ग्रोथ का भी, और उसी के आधार पर ट्रेड साइकिल का भी वो विश्लेषण करते हैं, और ये दोनों जो हैं जो आप कह सकते हैं कि विषय हैं, ये डायनेमिक इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, जहाँ पर आर्थिक विकास में भी उत्पादन और आय रोजगार इनमें वृद्धियाँ होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और ट्रेड साइकिल में भी आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव परिवर्तन होते हैं, और ये दोनों समस्याएं जो हैं वो डायनेमिक इकोनॉमिक्स की प्रमुख समस्याएं हैं। तो क्योंकि हैरेट डायनेमिक इकोनॉमिक्स के सुविख्यात अर्थशास्त्री हैं, और उनको मैं अगर कोट करूं तो कहा है कि डायनेमिक इकोनॉमिक्स इज चीफली कंसर्न्ड विद द कंटिन्यूइंग चेंजेस। डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो है ये मुख्य तौर पर निरंतर परिवर्तनीयता से संबंधित है, और इस रूप में नेसेसिटेट्स द स्टडी ऑफ एन इकोनॉमी वेयर इन द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज इटसेल्फ चेंजिंग। और इस रूप में यदि हम देखें तो डायनेमिक इकोनॉमिक्स में जो अर्थव्यवस्था की आय
की वृद्धि की दर है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होता है, तभी हम इसको डायनामिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इस प्रकार से वो जो सबसे बड़ा कंसेप्ट है राष्ट्रीय आय का, उसमें अगर परिवर्तन हो जाए, समय के साथ साथ होता हो, तो हम इसे डायनामिक इकोनॉमिक्स कहेंगे। तो इस प्रकार से वो इस परिवर्तन को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। एक सैमुअल्सन की परिभाषा है छोटी, और जिसमें वो ये बताने का प्रयास करते हैं वही जो हम आपको अब तक बता चुके हैं कि डायनामिक इकोनॉमिक्स इट इज एसेंस ऑफ डायनामिक्स, कि एक प्रावैगिक स्थिति की ये विशेषता है या ये सार है। क्या है वो? दैट इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम आर फंक्शनली रिलेटेड। जिसका मतलब यह है कि जो आर्थिक चर हैं, विभिन्न आर्थिक चर हैं, वो विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित हैं और उनके बीच परस्पर कार्य कारण या फलनात्मक संबंध है। और अगर ऐसी स्थिति हो तो हम इसे डायनामिक इकोनॉमिक्स कहें। और एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा रैगनार फ्रिश की है। आपको ध्यान दिला दें कि सैमुअल्सन को भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और रैगनार फ्रिश को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो रैगनार फ्रिश ने डायनामिक इकोनॉमिक्स को एक बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया और उसमें ये बताने का प्रयास किया, उन कारणों की भी व्याख्या की जिनके माध्यम से ये परिवर्तन होते हैं। और इस रूप में उस परिभाषा को हम लोग एक बहुत अच्छी परिभाषा के रूप में देखते हैं। और मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि ये सिस्टम इज डायनेमिकल। किसी भी प्रणाली को हम डायनेमिकल तब कहेंगे व्हेन इट्स बिहेवियर over time is determined by functional equations in which variable at different point of time are involved in an essential way। ये है फ्रिश, रैगनार फ्रिश। परिभाषा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ एक एक शब्दों को समझाना इस नाते मैंने यहाँ लिख दिया फिर से। ये सिस्टम इज डायनेमिकल। किसी भी प्रणाली को हम लोग डायनेमिकल तब कहेंगे व्हेन इट्स बिहेवियर ओवर टाइम, एक समय लंबी अवधि में या समयोपरांत इसका व्यवहार कैसा हो, बाय फंक्शनल इक्वेशन, डिटरमिन्ड बाय फंक्शनल इक्वेशंस, ये फलनात्मक समीकरणों से संबंधित हो या फलनात्मक समीकरणों से जो है वो निर्धारित हो। और वो फलनात्मक समीकरण कैसे हों? ऐसे हों जो फलनात्मक समीकरण ऐसे इन विच वेरिएबल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित जो चर हैं वो इन्वॉल्व हों, आपस में परस्पर संबंधित हों। और वो संबंध कैसा हो? इन एन एसेंशियल वे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट हो। कहने मतलब ये है कि दोनों में फलनात्मक संबंध है या विभिन्न चरों में फलनात्मक संबंध है। और फलनात्मक संबंध ऐसा है कि अगर एक चर में या कुछ चरों में परिवर्तन होता है तो दूसरों पर चरों पर जो इनका प्रभाव पड़ता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, अर्थात वो परिलक्षित हो जाएगा जो परिवर्तन होगा और तब हमको परिवर्तन दिख जाएगा। तो अगर ऐसी स्थितियाँ हों तो इस स्थिति को हम लोग प्रावैगिक स्थिति कहेंगे। और यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करें कि वही चीज़ ये भी बता रहे हैं कि विभिन्न समय बिंदु से संबंधित चर हों, अर्थात यहाँ समय महत्वपूर्ण हो जाएगी।
और ये चर आपस में कार्य कारण के रूप में संबंधित हो, फंक्शनल रिलेशन हो इनके बीच, और जो रिलेशन हो वो इतना सार्थक, महत्वपूर्ण हो, इम्पोर्टेंट हो कि एक के परिवर्तित होने से दूसरे चर पर जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन इतना हो कि स्पष्टतः परिलक्षित हो, दिखाई पड़े। और इस रूप में परिवर्तन तभी होगा जब विभिन्न चर जो हैं विभिन्न समयों से संबंधित होंगे, उनके बीच फलनात्मक संबंध होगा, ये फलनात्मक संबंध सिग्निफिकेंट होगा और तब परिवर्तन हो जाएगा। और इस रूप में उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन या परिवर्तनीय स्थिति है। अब इन सारे परिभाषाओं के निचोड़ के रूप में हम विस्तार से थोड़ा जाएंगे और हम कोट करेंगे प्रोफेसर जे.के. मेहता को। जे.के. मेहता, प्रोफेसर मेहता ने अपनी पुस्तक में लेक्चर्स ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी बहुत विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से सरलतम रूप में डायनेमिक इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया है। और जितना कुछ हमने अब तक पढ़ा है उन्हीं बिंदुओं को एक क्रम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेहता के सारे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ से आप पढ़ेंगे। An economy can be said to be a dynamical system. कोई भी अर्थव्यवस्था को हम तब डायनेमिकल सिस्टम कहेंगे, प्रायोगिक प्रणाली कहेंगे, कह सकते हैं when the various variables in it, जबकि इनमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, सच एज आउटपुट, डिमांड, प्राइसेज एक्सेट्रा, ये बता दिया कि ये चर हो सकते हैं, आउटपुट हो सकता है, उत्पादन मूल्य हो सकता है, मांग हो सकती है, ऐसे पूर्ति हो सकती है, ऐसे जो भी चर हैं वे चर क्या होते हैं, हैव वैल्यूज एट एनी टाइम, वो किसी भी समय से संबंधित जो ये चर होते हैं ये डिपेंड होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं या आश्रित होते हैं किसी दूसरे समय के चर पर। तो हैव वैल्यूज एट एनी टाइम डिपेंडेंट ऑन देयर वैल्यूज एट सम अदर टाइम। तो वही बात जो रेगनर फिश की परिभाषा में लिखी हुई है वही कही जा रही है कि एक चर जिस समय का वो चर है वो किसी अन्य दूसरे समय के चर से आपस में फंक्शनली रिलेटेड होता है। और ऐसी स्थिति में जो दोनों के बीच ये कार्य कारण संबंध होते हैं, उन कार्य कारण संबंध के कारण परिवर्तन होता है। आगे लिखते हैं ए डायनेमिकल सिस्टम, एक प्रायोगिक प्रणाली, और यदि वो सच्चे अर्थों में प्रायोगिक प्रणाली है, इट इफ ट्रूली डायनेमिकल इज ऑलवेज काजल, एक ऐसी प्रणाली जो सही अर्थों में डायनेमिक प्रणाली कही जा सकती है वो हेतुक संबंध वाली होती है, कार्य कारण संबंध वाली होती है। अर्थात एक चर में जो परिवर्तन होता है इसके प्रभाव दूसरे चर पर होते हैं और यही फंक्शनल रिलेशन है। और बिना जो डायनेमिक सिस्टम होती है, जो डायनेमिक प्रणाली होती है, उसमें ये होना अनिवार्य है कि विभिन्न चर विभिन्न समयों से संबंधित हों, उनके बीच में कार्य कारण का संबंध हो, और यदि ऐसा हो तभी जाके परिवर्तन संभव होगा, तभी हम प्रणाली को डायनेमिकल कहेंगे। अब एक यहाँ बहुत ही अच्छी बात मेहता साहब बताते हैं, और वो ये है कि वो ये कहते हैं कि जो डायनेमिक अर्थशास्त्र है या जो डायनेमिक सिस्टम है, प्रायोगिक जो प्रणाली है, उसमें जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन किसी बाह्य शक्तियों से प्रभावित नहीं होता या बाह्य शक्तियों से निर्धारित नहीं होता, किसी आउटसाइड या एक्सोजीनस फैक्टर से नहीं प्रभावित होता, बल्कि अर्थव्यवस्था में या उस प्रणाली में ऐसी शक्तियाँ स्वतः विद्यमान होती हैं, अंतर्निहित होती हैं, जो इसको परिवर्तन करने के लिए बाध्य करती हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वो अपने में अस्थायित्व लिए रहता है, अर्थात समय के साथ साथ ये परिवर्तन अपने आप होता रहता है। यहाँ हम बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो परिवर्तन होता है वो किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं होता, बल्कि
अर्थव्यवस्था में या आर्थिक प्रणाली में ऐसी शक्तियाँ स्वतः विद्यमान होती हैं और इस परिवर्तनीय स्थिति को बनाए रखने के लिए भी वो स्वतः जो है आत्मपोषित होती हैं, अर्थात ऐसी शक्तियाँ उनके भीतर होती हैं जो इस परिवर्तन की निरंतरता को कायम रखे रहती हैं। और इस रूप में प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि इस रूप में डायनेमिकल सिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड। ये सिस्टम जो है सेल्फ कंटेन्ड होती है एंड सेल्फ सस्टेन्ड होती है। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो वो अपने आप अंतर्निहित होती है, आत्मनिहित शक्तियाँ होती हैं और ये आत्मनिहित शक्तियाँ उसी प्रणाली में या उसी अर्थव्यवस्था में होती हैं और यही जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं सिस्टम की, यही परिवर्तन के लिए जो एक तरह से प्रोत्साहन देती हैं और एक दूसरे चरों को निर्धारित या प्रभावित करके परिवर्तन करती हैं। और ये जो परिवर्तन होता है वो निरंतर होता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में इसको पोषित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, तो ये आत्मपोषित भी होता, स्वपोषित भी होता है ये प्रणाली। और ये एक नई चीज़ है जो प्रोफेसर मेहता बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परिवर्तन होता है डायनेमिक सिस्टम में वो सेल्फ कंटेन्ड होता है, आत्मनिहित होता है, आत्मसृजित होता है और ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है, ये स्वतः पोषित होता है। अर्थात इस परिवर्तन की निरंतरता को बनाए रखने की शक्तियाँ भी उसी प्रणाली के भीतर ही सदैव विद्यमान होती हैं और ये किसी बाहरी शक्ति या किसी एक्सोजेनस फैक्टर से प्रभावित नहीं होती। और इस रूप में कहा उन्होंने कि प्राइसेज ऑफ गुड्स इन ये काजल डायनेमिकल सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन एनी आउटसाइड एक्सोजेनस फैक्टर। अगर हम मूल्यों की बात करें और मूल्य में परिवर्तन होते हैं तो ये परिवर्तन जो कार्य कारण संबंध वाली जो डायनेमिक व्यवस्था है उसमें ये किसी आउटसाइड फैक्टर से या एक्सोजेनस फैक्टर से प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये फैक्टर्स उस अर्थव्यवस्था या उस प्रणाली में अपने आप विद्यमान होते हैं और उसको बनाए रखने के लिए भी वो स्वतः जो है स्वपोषित होते हैं। और इस रूप में प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि सरलतम रूप में संक्षेप में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि डायनेमिक इकोनॉमिक्स इज दैट विच इन्वॉल्व्स द नोशन ऑफ चेंज एंड टाइम। तो अर्थात जहाँ कहीं परिवर्तन होता, जहाँ कहीं हम समय तत्व पर ध्यान में रखेंगे, वो प्रणाली जो है, वो स्थिति जो है वो डायनेमिकल या प्रावैगिक कही जाएगी या कही जा सकती है। और जब प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि ये सिस्टम जो है वो काजल है या कार्य कारण संबंध पर आधारित है और जो कार्य कारण संबंध की स्थिति है उसको वो बताने का प्रयास करते हैं कि जब कोई चर में परिवर्तन होता है तो ये कारण होता है, उस चर के कारण जो दूसरे जो चर में परिवर्तन होता है वो उसका प्रभाव होता है या उसका सीक्वेंस होता है या उसका परिणाम होता है, इफेक्ट होता है। और जो दूसरे चर में परिवर्तन होता है वो किसी तीसरे चर को प्रभावित करता है। तो वैसी स्थिति में वो जो पहले चर के कारण के नाते जो परिणाम आया था वो परिणाम अगले के लिए कारण बन जाता है। और इस प्रकार से कारण और कार्य, कारण और कार्य, कारण और परिणाम का जो एक निरंतरता चलती है, सीक्वेंस चलता है, अनुक्रम चलता है, उसमें निरंतर परिवर्तनीयता बनी रहती है। और इस रूप में जैसे वो कहते हैं कि डायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच वेरियस वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर एज काज एंड इफेक्ट। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न आर्थिक चर जो हैं एक दूसरे से कार्य और कारण के रूप में संबंधित होते हैं। इन ये ट्रूली डायनेमिक सिस्टम, एक ऐसी किसी सच्ची डायनेमिक में स्थिति में क्या होता है, विच इज सेल्फ कंटेन्ड एंड सेल्फ सस्टेन्ड, ये आप समझ लीजिए। और वो कहते हैं कि इसमें जो कार्य होता है वो परिणाम को या
प्रभाव को या इफ़ेक्ट को सृजित करता है, और वो जो इफ़ेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, वो पुनः दूसरी कॉन्सिक्वेंस के लिए जो वो कारण बनता है। और इस प्रकार से कारण परिणाम और परिणाम पुनः कारण, कारण पुनः परिणाम, ये प्रक्रिया चलती है। और इस प्रकार से सिस्टम में कार्य और कारण के परस्पर क्रियाशीलता के कारण अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तनीयता की स्थिति बनती है। और इस सिस्टम को हम लोग डायनेमिक सिस्टम कहेंगे, और जिसमें ये परिवर्तन जो है वो कार्य कारण प्रभाव या कार्य कारण की जो प्रक्रिया है उनके कारण निरंतर चलती है। जैसे उन्होंने कहा कि इन ए ट्रूली डायनेमिक सिस्टम विच इज सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, द डाटा अर्थशास्त्र में जो कार्य है उसको डाटा कहते हैं, और अर्थशास्त्र में जो इफेक्ट होता है उसको हम कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। और वहाँ पर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ, वहाँ से आप डिटेल पढ़ेंगे। हम केवल यूज कर रहे हैं द डाटा दैट इज कॉज प्रोड्यूस कॉन्सिक्वेंसेज। काज जो है वो परिणाम को सृजित करता है, एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन देयर टर्न, और अपनी कड़ी में जो कॉन्सिक्वेंस है वो अगले चरण में किसी दूसरी घटना के लिए कारण बनता है और एक नए परिणाम की वो को सृजन करता है। और इस प्रकार द चेंज इन द डाटा आर काज्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज देमसेल्फ, अर्थात कारण से परिणाम आता है, परिणाम दूसरे परिणाम कारण बनता है, और इस प्रकार से कारण से परिणाम, परिणाम कारण, कारण फिर परिणाम, और इस प्रकार से जो एक प्रक्रिया चलती है उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। और ये सभी जो परिवर्तन होते हैं विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित चर होते हैं, उनमें कार्य कारण के संबंध होते हैं। ये व्यवस्था सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सस्टेन्ड होती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था को या ऐसी स्थिति को जिनमें ये सारे चर विद्यमान होते हैं उनको हम प्रावैगिक अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। जैसे आगे हम कह रहे थे, अगर आप कहीं भी आगे पढ़ें, किसी भी आगे के किसी मॉडल का हम उपयोग करें, तो जैसे हम लोग कहते थे कि अगर उपभोग बढ़ता है, मांग बढ़ती है, तो मांग बढ़ने के कारण जो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन जब बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों की आय बढ़ेगी, आय होने के नाते फिर मांग बढ़ेगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए फिर उपभोग, फिर जो है निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो फिर उत्पादन और आय, और ये क्रम चलता रहेगा। और इसी क्रम में कारण से परिणाम, परिणाम फिर अगला कारण, फिर अगला कारण, और जैसे आप अगर आप व्यापार चक्र क्रियाओं के गुणक त्वरक मॉडल को पढ़ने का प्रयास करें तो आप देखोगे कि उस परंपरा में या उस प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन होगा, और अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव या परिवर्तन की स्थितियाँ दिखेंगी। इसी प्रकार से अगर आर्थिक विकास के मॉडल को भी हम देखें, हैरेट के मॉडल को ही दोहराएं, तो वहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो प्रावैगिक स्थिति है उसमें विभिन्न चर जो हैं वो विभिन्न समय बिंदुओं से संबंधित वहाँ भी हैं। एक चर जो है इस समय का जो निवेश है वो